नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। धर्मांतरण पर कड़े कानून के बाद भी धर्म परिवर्तन में जुटी मिशनरियां हार मानने को तैयार नहीं दिख रही हैं। गिरिडीह में सदर प्रखंड के बेदरंगो पंचायत में 1000 आदिवासी रहते हैं और आज से 15 साल पहले सभी आदिवासी सरना धर्म को मानते थे, लेकिन हाल ये है कि आज की तारीख में यहाँ की आधी आबादी ईसाई बन चुकी है और जो आधे लोग बचे हैं वो भी ईसाई बनने को तैयार हैं। लोगों को मनाना है कि ईसाई बनने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ये लोग मानते हैं और आरोप है कि मिशनरियों ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिससे हर आपदा में ये प्रभु यीशु की कृपा से ठीक होने का दावा कर रहे हैं। और वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि ईसाई धर्म मानने पर आदिवासियों को आर्थिक मदद के साथ गिफ्ट भी दिया जाता है। बेदरंगो गांव में क्या है धर्मांतरण का हालात, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेरदुंगा पंचायत में। आपको बता दें कि यह आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक आदिवासी रहते हैं। पंचायत में पिछले 5 से 10 साल में यहाँ पर इतनी संख्या में जो क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है लोग कन्वर्जन किए हैं, इसमें वृद्धि आई है। क्योंकि बता दें, लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 5 से 10 वर्षों में लगभग 50% लोग बन गए। और इसके पीछे वाकया यह बताया जाता है कि आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति था जिनका तबीयत खराब हो गया था और प्रभु यीशु की पूजा किया, जिसके बाद उनकी समस्या दूर हो गई और लगातार एक एक करके वो बढ़ते गए और आज यह स्थिति बनी है कि इस गांव में लगभग 50% कन्वर्जन कर लिए हैं और धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। वहीं आप देखिए हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, पहले हम इनसे बात करते हैं। यहाँ आप सरना धर्म को मानते हैं? हाँ, तो सरना धर्म मानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और मान लिया सब में मिला के 1000 आदमी है, मतलब 500 लगभग उन लोगों का बाल बच्चा मिलके। तो ये कितने वर्षों में ये लगभग 5000 कन्वर्जन कर लिया? ये माना ये 20 वर्षों के बीच में, लगभग 5 से 10 वर्षों में ये बना है। और पहले वो 20 वर्ष वाला मामला था वो ना। तो ये बताइए, तो आप क्यों नहीं बने हैं? देखिए, हम लोग को परंपरा चला आया है, हमको कोई समस्या नहीं है यार। अपना धर्म मानते हैं तो उसी में हम अच्छा मानते हैं। आपके भी कोई रिश्तेदार वाले जो मानते हैं? हाँ, हमारे भाई भी मानते हैं। हाँ। बने नहीं यार, न बनने अभी नहीं किए। जब मुसीबत आएगा तो देखेंगे। अच्छा, तो मुसीबत अगर आ जाएगा तो आप बन सकते हैं? हाँ। है ना? क्या फायदा मिलता है? फायदा तो कुछ नहीं मिलता तो वही सब मिलता है कि मैंने कोई सहयोग मिलता है फंड से उन लोग का। अच्छा, मिलता है। तो अगर सहयोग देगा तो आप बन सकते हैं? सहयोग नहीं देगा तो भी हम लोग सब अपना सहयोग से भी कर सकते हैं, मतलब बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप क्रिश्चियन हैं? अब क्रिश्चियन। अच्छा, तो कब बने हैं आप? 2007 में आप सरना धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन बने। क्या वजह है, क्यों बने हैं? मेरे घर में जैसे समस्या पड़ गया था, जैसे समस्या वाली समस्या। किस प्रकार का समस्या? तो जैसे मेरा भाई, से बोलिए। मेरा भाई जैसे गिर गया था कुआं में। वैसे मैंने हम लोग को बताया कि मैंने उससे कुछ मांगो, तो हम लोग मांगे। तो हॉस्पिटल नहीं ले गए थे? हॉस्पिटल बाद में लेके जैसे मांगे तो बोला कि मैं कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं, मैंने खाली मेरे भरोसा रखना कि मैंने वो अपने अच्छा हो जाए। तो 2007 में आप लोगों ने धर्म कन्वर्जन किया है। तो फिर यहाँ पे कितने लोग हैं जो कन्वर्ट किए हैं? यहाँ तकरीबन लोग 500 लोग और सब इसी तरह किए हैं सब इसी तरह। और क्या क्या फायदा मिलता है मिशनरीज के द्वारा आप लोगों को? कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह? तो गिफ्ट वगैरह जैसे मिलता है कि मैंने जैसे किसके ऊपर जैसे कुछ मैंने जैसे समस्या आ गया तो उस समस्या द्वारा जैसे लोगों को मदद किया जाता है। पैसा मिलता है, पैसा से दिया जाता है, जैसे खाना वाना दिया जाता है। खाना पैसा से दिया जाता है। तो और भी लोग बनना चाहेंगे यहाँ पे, तो और भी बनने वाले हैं? हाँ, और जैसे जैसे जिसको समस्या आएगा तो अपने बनेगा। लोग सरना धर्म को अभी भी मान रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर फ्यूचर में हम लोग भी बन सकते हैं, कि अगर मिशनरीज के द्वारा हम लोगों को कुछ मदद दिया जाता है तो हम लोग बन सकते हैं। वहीं जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, इनका कहना है कि लोग बनने को तैयार हैं और ये लोग भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इन लोगों का कहना है कि मिशनरीज के द्वारा इन लोगों को बड़े पैमाने पर मदद दिया जाता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है, आफत आती है, तो इन लोगों को मदद दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बड़ी संख्या में सरना धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, बेरदोंगा में धर्मांतरण पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इन सवालों को उठा रहा है। 10 साल से जारी धर्मांतरण पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है?
सवाल ये कि मिशनरियों को किसने दी धर्मांतरण की छूट। तो ये तमाम अहम सवाल बेरदोंगा में धर्मांतरण पर उठ रहे हैं और सवाल ये कि कब तक मिशनरियों के शिकार बनते रहेंगे आदिवासी। सवाल ये भी कि आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कब तक आखिर चलेगा और सवाल ये भी कि सरना धर्म को खत्म करने की साजिश आखिर क्यों की जा रही है। सवाल ये भी कि धर्मांतरण पर क्यों आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। तो ये तमाम अहम सवाल बेरदोंगा में धर्मांतरण पर उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े पत्थर खदान के लीज से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 18 अप्रैल को चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत पत्र मिला था, जिसके बाद मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट भेजी है। हालांकि राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 3 मई को खत्म होने वाली थी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी महीने में राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर शिकायत की थी कि सीएम के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज ली है और इस पर राज्यपाल ने धारा 191 और 192 के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेजा था। अब चुनाव आयोग ने इस पर आगे की कार्रवाई के लिए मंथन शुरू कर दिया है। और चलिए अब आपको बताते चले कि चुनाव आयोग अब आगे क्या कर सकता है। सरकार की तरफ से मिले कागजात के आधार पर चुनाव आयोग अब हेमंत सोरेन से उन पर लगे आरोपों पर जवाब मांगेगा और जवाब के बाद आयोग फैसला करेगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 91A के तहत विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है या नहीं। जवाब के आधार पर चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितने दिनों के भीतर मुख्यमंत्री से जवाब मांगता है। और अब बात कोडरमा की। कोडरमा सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम है और इससे नाराज मरीजों ने परिजनों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही सदर अस्पताल में कर्मियों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी ने भी काम ठप कर दिया, काम का बहिष्कार कर दिया और इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवा को ठप कर दिया। साथ ही मारपीट के दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक काम नहीं करने का ऐलान किया है। दरअसल अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं के अजन्मे बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई और परिजनों ने इसके लिए अस्पताल की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, जिसके बाद डॉक्टर और कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले गए। साथ ही अस्पताल में पुलिस पिकेट की स्थापना की मांग भी उन्होंने की है। हम यह डिमांड करते हैं प्रशासन से कि सबसे पहले वैसे लोगों को, वैसे आरोपियों को गिरफ्तार करें ताकि हमारे कर्मियों को सुरक्षा प्रदान मिल सके। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं अपनी संगठन की तरफ से, झांसा की तरफ से, और कर्मचारी संघ द्वारा भी हमसे समर्थन मांगा गया है और हम आश्वस्त किए हैं कि झांसा उनको समर्थन देगी और आरोपी जो भी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। कोशिश करेंगे कि जितने भी कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं वो जल्द से जल्द वापस लौटें। क्या पहल हो रही है? प्रशासन से हम लोग सहयोग मांगे कि इन लोग का जो शिकायत है वो लोग को कि यहाँ पर एक पिकेट की व्यवस्था हो ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यहाँ गुंडागर्दी ना करे, हमारे कर्मी के साथ मारपीट ना करे। तो पुलिस प्रशासन की मैं यहाँ डिमांड करूँगा ताकि यहाँ रहे और हमारे कर्मचारी लोग मैंने क्या कहते हैं स्वतंत्र रूप से बिना मनोबल के दबाव के। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता रितेश लोहानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, देखिए चिकित्सा सेवा बाधित कर दी गई है, तो अभी क्या स्थिति है, क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी छोड़कर तमाम तरह की सेवाएं ठप है अस्पताल में? जी मैं बता दूं कि हंगामे के बाद लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के बीच काफी रोष था, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं काफी मान मनोबल के बाद इमरजेंसी और इमरजेंसी के अलावे ओपीडी की कार्य हालांकि शुरू हुई थी, लेकिन ओपीडी का कार्य 3 बजे तक चलता है और उसके बाद ओपीडी का कार्य भी बंद हो गया था। आज सुबह से ही है तो ये सारे फिर से सिर्फ ओपीडी और इमरजेंसी कार्य छोड़कर बाकी सारे ओटी और अन्य कार्य अभी तक बाधित है। जी और रितेश, देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है, और तो लापरवाही किसकी है, क्या इसकी जानकारी निकल कर आ पाई है सामने?
मैं बता दूं कि ये 2 मामले थे और दोनों मामले में एक मामला जो था जिसमें पहले से घर में बच्चे की मौत हो गई थी, और दूसरा जो मामला था इसमें कहीं ना कहीं परिजनों का जो कहना है कि अगर समय रहते, अगर डॉक्टर इनका इलाज करते और ऑपरेशन करते, अगर सिजेरियन ऑपरेशन होता तो कहीं ना कहीं बच्चा बच जाता, लेकिन ऑपरेशन करने में काफी विलंब हुआ जिस कारण से बच्चे की मौत हुई। वहीं डॉक्टर के पक्ष जब हमने जानना चाहा तो डॉक्टरों ने कहा कि मरीज के परिजन ये सो कह रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे डॉक्टरों के ऊपर कि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार समय मांग रहे थे। हालांकि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो सदर अस्पताल हालांकि सरकारी बॉडी है और सरकारी बॉडी किस प्रकार से काम करता है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रितेश। और गिरिडीह में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। रेती हो या फिर गैर मजरूआ जमीन, सब में जमकर फर्जीवाड़ा जारी है। जिले में खोरी महुआ अनुमंडल के बलहारा में भूमाफिया ने फर्जीवाड़ा कर बलहारा गांव समेत पूरे बाजार को बेच दिया। जमीन का रकबा कुल 222 एकड़ से अधिक है और भूमाफिया के फर्जीवाड़े से लोग नाराज दिख रहे हैं। और फर्जी तरीके से खरीदी गई जमीन को देखने जब 2 लोग पहुंचे तो उन्हें बंधक बना दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। कोई वीडियो भेजा था जमीन का, ठीक है, ये चंद्रपुरा के कुछ लोग थे, वही भेजे वीडियो, ठीक है। वीडियो लेकर के ये भैया सब मिलने के बाद आप बोले कि भैया ऐसा बात है। इन्होंने कहा कि चलिए मेरा जान पहचान को हम भैया जी है, उनसे मिल लेते हैं, उन्हीं से सारा पता चलेगा सही बात है या गलत बात है। ये जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए। भू माफिया के द्वारा हम लोगों का जमीन क्रय विक्रय कर लिया गया है। इसका हम लोगों को किसी तरह का, यहाँ के जो जमीन के धारक हैं उनको किसी तरह का कोई अता पता नहीं है। यह जमीन इन लोगों भू माफिया का द्वारा किस प्रकार खरीदा गया है, ये यहाँ के रैयत लोगों को किसी तरह का कोई अता पता नहीं। जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि किस आदमी के द्वारा आप लोग कैसे पहुँचे, इसकी जानकारी हमको पूरा चाहिए। और खबर गोड्डा से है, जहां महागामा ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में नामांकन कराने आए प्रत्याशियों के साथ पुलिस की बकझक हो गई और पुलिस ने महिला समेत युवक की जमकर पिटाई की। वहीं महागामा थाना प्रभारी का कहना है कि पहले नामांकन कराने आए प्रत्याशी ने पुलिस को थप्पड़ जड़ा था और जिसके बाद ये हंगामा हुआ। और रांची के स्नेहाश्रय नारी निकेतन का हाल बदहाल है। पिछले 2 सालों से यहां काम करने वाले को भुगतान नहीं किया जा रहा है और हालात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि यहां के संचालिका नारी निकेतन की चाबी विभाग को सौंपना चाहती है। रांची का स्नेहाश्रय नारी निकेतन वो जगह जहां बेसहारों को सहारा मिलता था, जिसके सर पर छत न हो उसे यहां आश्रय मिलता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब यहां से बेसहारों को बेरंग लौटा दिया जाता है। वजह जानना चाहेंगे तो जान लीजिए। पहले 2 साल से यहां काम करने वाले स्टाफ का भुगतान नहीं हुआ और न नारी निकेतन चलाने के लिए समय पर फंड ही मिला। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नारी निकेतन की संचालिका आश्रय गृह में ताला लगाकर चाबी विभाग को सौंपना चाहती हैं। मैडम, यहाँ 2 साल से फंड नहीं है। फंड की कमी की वजह से हम लोग यहाँ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि ऐसे अवस्था में लाई जाती है ना यहाँ पर महिलाओं को जिनको मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है और पैसा के अभाव में हम सुविधा नहीं मुहैया करा पाते हैं। इस चीज़ का हम बहुत तकलीफ करते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पैसा रहता तो हो सकता था, बिना पैसा के हम उनको तकलीफ में हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम जो है इस तरह का अब लेना बंद कर दिए। पूजा, यही नाम था उसका। नामी कॉलेज में पढ़ी लिखी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। सपने आसमान को छूने वाले थे, लेकिन घर में कोई नहीं था। मजबूरन नारी निकेतन में रहने आ गई। अपनी पेंटिंग और पोएम के कटआउट से पूरे नारी निकेतन को सजा डाला। लेकिन जब बीमार पड़ी तो नारी निकेतन संचालकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज कराया जा सके। सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे के अभाव में महज 25 साल की उम्र में पूजा ने दम तोड़ दिया।
आपने तस्वीरें देखिए किस तरह से ये सारी स्केचेस हैं पूजा के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कई कविताएं हैं वर्तमान की स्थिति को लेकर, कई फिलोसफिकल बातें हैं, कोरोना वायरस का दौर चल रहा था उसको लेकर तस्वीरें हैं जो कि पूजा ने बनाकर इस आश्रय गृह को सजाया है। उसका भी कंट्रीब्यूशन इस आश्रय गृह में बहुत है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस स्नेहाश्रय नारी निकेतन का उद्घाटन किया था। तब 12 कमरों की इस चमचमाती बिल्डिंग में सारी सुविधाएं थी। बिल्डिंग आज भी जस की तस है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। यहाँ की संचालिका चंदे के पैसे से गैस सिलेंडर और राशन का जुगाड़ कर पाती हैं। विभाग को कई बार लिखा गया, लेकिन सरकार ने इन बेसहारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूजा जैसा हाल किसी और का ना हो, इसको लेकर यहाँ की संचालिका लगातार गुहार कर रही है सरकार से कि यहाँ पर सुविधा दे दे। जितनी भी बेसिक सुविधा है, मेडिकल से लेकर बेसिक महिलाओं को जो सुविधा चाहिए होती है वो यहाँ तक किसी हाल में भी मुहैया करा दे। प्रशासन इसको लेकर थोड़ा और जागरूक हो जाए। उम्मीद है इस खबर के बाद जो ये आश्रय गृह है उसकी संचालिका में जो तो संचालन हो रहा है उसमें कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़े। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और राज्य में होमगार्ड बहाली में हुई गड़बड़ी के कारण कई अभ्यर्थी दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन कोई इनकी पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 बार मेधा सूची जारी हो चुकी है और 2 बार इन लोगों के नाम उसमें आए, लेकिन तीसरी मेधा सूची में इनका नाम हटा दिया गया। कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को इस सूची में शामिल किया गया जिनका स्थायी पता एक ही है, और इसके अलावा जो अभ्यर्थी फिजिकल में फेल हो गए थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी विभाग के पास है। वैसे अभ्यर्थियों को किस बेसिस पर पास कर दिया गया? मेगा सूची निकला था, उसमें भी नाम निकला था, सेकंड में भी निकला, जो थर्ड निकला उसमें नहीं निकला। तो उसमें जो दौड़ में जो पीछे थे ना वो लड़की लोग आगे निकल गई है, और सबसे आगे हम थे दौड़ में, हाई जंप लॉन्ग जंप में हमको पीछे कर दिया गया है मेगा सूची में। कैसे पता चलेगा? रिजल्ट निकला था, तीसरा मेगा सूची निकला था नेट में। वो लोग पास नहीं कर रही, कैसे जानकारी? वो लोग हम देखे थे अपना आँख से दौड़ते समय, जो पीछे थी सेम पास की थी, 10 मिनट में पहुंची थी, उन लोग को 20 अंक मिला है। और जो लड़की हाई जंप में 1 बार लगाई है उसको 7 नंबर मिला है, यानी कि 3 बार का मिला है उसको। तो ये गलत हुआ है। कहाँ शिकायत किया? डीसी ऑफिस में। पहला बार मेरिट लिस्ट निकला, उसके बाद फिर दूसरा बार फिर 2-3 साल का गैपिंग करके 2018 में लगभग दूसरा मेरिट लिस्ट निकला। उसमें जो त्रुटि वाला था उसको सबके जोड़ दिया गया। हम लोग सब चीज़ सही था, थाना से वेरिफिकेशन तक से कराए, और लेकिन उसके बाद कोई नहीं। हम लोग का फिर लास्ट अभी निकला है, उसमें डीसी साहब हम लोग का छाड़ दिए पूरा। जो जिसका त्रुटि में था और जिसका फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, उसको उसमें दिखा रहा है जो है। होमगार्ड बहाली में अधिकारी गड़बड़ी पे गड़बड़ी करते जा रहे हैं। जिस वक्त विज्ञापन निकला उस समय इटकी और नगरी का विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने इटकी और नगरी का भी विज्ञापन निकाल दिया, जिसके कारण ये बहाली विवादों में पड़ गई और उस प्रखंड को निरस्त करना पड़ा, जिसका भुक्तभोगी अभ्यर्थी हुए। उसके बाद जो वर्तमान में अभी मेधा सूची प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि जो झारखंड के नहीं है उनका भी आवासीय यहाँ से निर्गत हो गया। इसका जीता जागता नमूना है, अनुमंडल पदाधिकारी के आवासीय परिसर के नाम से आवासीय निर्गत हो गया और वहाँ के आदमी का मेधा सूची में नाम भी आ गया। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ध्रुवा जो होमगार्ड के प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर वर्तमान अस्थायी पता दर्शाया गया एक अभ्यर्थी के द्वारा और उसका भी मेधा सूची में नाम आ गया। और बिजली की आंख में चौली लोगों को केवल बेचैन नहीं कर रही, बल्कि दुल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद का भी कारण बन रहा है। और ऐसे ही एक मामला रांची के कांटा टोली के पास YMCS मैरिज हॉल में देखने को मिला, जहां बिजली गुल होने पर अंधेरे में वर पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के लोगों को दौड़ा कर पीटा और मारपीट के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। इधर सिमडेगा का कामगार मनोज डुंगडुंग महाराष्ट्र से घर वापसी के दौरान लापता हो गया। और दरअसल महाराष्ट्र से झारखंड लौटने के दौरान मनोज को दूसरी ट्रेन में गलती से बैठा दिया गया था। मनोज की पत्नी को किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन कर इसकी जानकारी दी। साथ ही मनोज के किसी जगह बांध कर रखे जाने की भी जानकारी मिली है और इसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। परेशान अनीता ने थाने में आवेदन देकर पति को खोजने की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस टेक्निकल सेल की सहायता से मनोज का सुराग लगाने में जुटी हुई है।
मेरा पति बोला कि तुम लोग यहाँ पे रहो, हम काम करके आएंगे वापस, हम घर बनाएंगे और साथ में रहेंगे बोल के परदेश गया था। और वो लौट रहा था 14 तारीख को, तो अभी तक ना पता है। कहे कि अभी 15-16 दिन होने वाला है, तो आप लोग को जो ढूंढ के ला दीजिए। कहे कि हम लोग परेशान है, मेरा छोटा लड़की भी उसको ढूंढता है हर टाइम। तो हम लोग टेक्निकल सेल के माध्यम से उसे पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी कहाँ उसका लोकेशन है। टेक्निकल सेल से बात करने पर उनके बताया गया कि अभी महाराष्ट्र में ही जब उनका स्विच ऑफ हुआ था उसमें उसका लोकेशन महाराष्ट्र में था, और अभी उसी के माध्यम से हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी कहाँ उसका लोकेशन है। और कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। देश में लगातार कोविड के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और झारखंड में भी डबल डिजिट में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के लोग लापरवाह बने हुए हैं, बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राज्य में कोविड संक्रमण का दर एक बार फिर से तेजी से बढ़ता जा रहा है और राज्य के 2 जिला ऐसे हैं जहां पर कोविड के 2 मरीज की मृत्यु भी हुई है। इस बीच हम रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मौजूद हैं, जहां लोगों के बीच अगर जागरूकता की बात करें तो आप सामने देखेंगे कि बहुत कम जो लोग हैं उस मास्क में दिखेंगे और अंदर लिफ्ट का भी उपयोग होता है। लोग मतलब कह सकूं कि थोड़ी सी लापरवाही अभी से ही बढ़ती जा रही है। अगर अभी से बचाव किया जाए तो संक्रमण दर है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंट्रोल में होने में। भैया आप तो सुनिए, इधर खुद ही काम करते हैं, यहाँ पर संक्रमण दर भी तेज हो रहा है। अगर थोड़ा बचाव करेंगे तो नुकसान नहीं है ना? नहीं, मास्क लगा लेंगे तो अच्छा है। हाँ, अच्छा है ना? इन लोगों से बात करें। सर, कोविड संक्रमण दर वापिस से बढ़ रहा है पूरे राज्य में। हाँ, इससे तो ढक लीजिएगा, लेकिन अगर इन्फेक्शन अंदर जाता है तो परेशानी आप ही को है। जी, तो मास्क होना चाहिए एकदम। ये मास्क का ही काम कर रहा है गमछी। मुंह और नाक फिर भी खुला है ना सर? हाँ, तो अभी उतना नहीं है, इस कारण से कोविड का बचाव जरूरी है ना? जी, बात सही है। तो अस्पताल में कई ऐसे लोग हैं अभी भी जो किसी तरह अपने मरीज को इलाज करवाने आते हैं, लेकिन खुद भी अपनी चहल पहल में मास्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और यही एक वजह है जो संक्रमण दर है तेजी से बढ़ता है लोगों के बीच। कोविड की बात करूं तो अस्पताल ने भी अपनी जो बेसिक सुविधा है उसका व्यवस्था कर ली है। 300 से अधिक बेडिंग यहाँ के नए जो मरीज आएंगे कोविड के, उन लोगों की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडिंग के साथ 3 अलग अलग जोन बनाया गया है, रेड, येलो और ग्रीन जोन, जहां उनकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करते हुए उनको वहां पे भर्ती करवाया जाएगा। रिम्स प्रबंधन ने अपनी तैयारी कर ली है। अब देखा जाए कि लोग अपना कोविड को नए वेरिएंट से किस तरीके से अपना बचाव कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।